नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की। वाराणसी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वाराणसी से केजरीवाल का सामना बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के अजय राय से है। नामांकन से पहले केजरीवाल का रोड शो होगा। ये रोड शो लहुराबीर चौराहे से लेकर कचहरी तक होगा, जिसकी दूसरी करीब 5.5 किलोमीटर की दूरी होगी, जिसके बाद केजरीवाल कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। केजरीवाल के नामांकन में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और आशुतोष भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के हजारों वॉलंटियर्स रोड शो के दौरान बुलाए गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता शाजिया इल्मी का एक विवादित वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में शाजिया मुसलमानों को सेकुलर होने की बजाय कम्युनल होने के लिए उकसा रही हैं। मैं कहती हूँ मुसलमान बहुत सेक्युलर है और मुसलमानों को कम्युनल होना पड़ेगा। पहली बार मुसलमान कम्युनल नहीं है, अपनों को नहीं देता है वोट। वीडियो में शाजिया कह रही है कि मुसलमानों को सेकुलर होने की जरूरत नहीं, सबसे पहले अपना घर देखना होगा। शाजिया कहती है कि मुसलमानों को लड़कर जीतना होगा। बॉम्बे नंबर 1 और 3 के बीच में बढ़ी है। सेक्युलर ना बनिए, मैं तो उल्टा कहती हूँ। मैं कहती हूँ मुसलमान बहुत सेक्युलर है और मुसलमानों को कम्युनल होना पड़ेगा। पहली बार मुसलमान कम्युनल नहीं है, अपनों को नहीं देता है वोट। विवादित वीडियो पर बवाल बढ़ने के बाद शाजिया इल्मी ने सफाई दी है। शाजिया ने कहा उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया। अगर मैं कहती सिर्फ मुसलमान को वोट दें तो वो कम्युनल बात होती। तो अगर मैं किसी से कहती हूँ कि आप स्मार्ट ना बनिए तो उसका मतलब ये नहीं। शाजिया ने कहा उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया। अगर मैं कहती सिर्फ मुसलमान को वोट दें तो वो कम्युनल बात होती। तो अगर मैं किसी से कहती हूँ कि आप स्मार्ट ना बनिए तो उसका मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आप बेवकूफ बनिए। शाजिया इल्मी के इस बयान पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने ऐतराज जताया है। ट्विटर पर सिसोदिया ने लिखा कि मैंने शाजिया के बयान वाला वीडियो देखा, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। आम आदमी पार्टी सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं करती। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान कहा कि लोकसभा चुनावों के बाद सांसद चाहेंगे तो प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। राहुल ने कहा यदि सांसदों का आदेश होगा तो वो 99% नहीं बल्कि 103% सहमति के साथ पीएम बनेंगे। मैंने 2-3 बार बोला है कि अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहें कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो मैं जरूर करूंगा। इंटरव्यू के दौरान राहुल ने स्वीकार किया कि यूपीए के कार्यकाल में कुछ गलतियां जरूर हुई हैं, जिसके चलते थोड़ी सत्ता विरोधी लहर देश में चल रही है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि अब उनके नेतृत्व में इन सभी गलतियों से सबक लिया जाएगा। 10 साल छोटा समय नहीं होता है, लंबा समय होता है। एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी होती है और है। और ये भी नहीं कह रहा हूं कि यूपीए ने गलतियां नहीं की हैं, 1-2 गलतियां भी की हैं, मगर काम भी बहुत किया है। प्रियंका गांधी आज रायबरेली संसदीय क्षेत्र में ऊंचाहार विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगी। प्रियंका करीब दर्जन भर जगहों पर नुक्कड़ सभाएं करेंगी। प्रियंका अपनी मां सोनिया गांधी के लिए रायबरेली में चुनाव प्रचार कर रही हैं। प्रियंका का रायबरेली में आज दूसरा दिन है। रायबरेली में अपनी मां सोनिया गांधी के चुनाव प्रचार में पहुंचे प्रियंका गांधी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने नुक्कड़ सभा में कहा कि उनके परिवार और पति को जलील किया जाता है, जिससे काफी दुख होता है। बहुत बातें होती हैं, कठोर बातें, मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं, मुझे दुख होता है। प्रियंका गांधी ने आगे ये भी कहा कि उन्हें जितना जलील किया जाएगा वो उतनी ही मजबूत होंगी। प्रियंका ने कहा कि ये सब उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी से सीखा है। जितना जलील करते हैं उतना मजबूत बनता है, जितना गिराने की कोशिश करते हैं उतनी मजबूती से उठते हैं। ये सीखा मैंने इंदिरा जी से, और मुझे भी जितना जलील करेंगे उतनी दृढ़ता से मैं लड़ूंगी। रायबरेली में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने कुछ बच्चियों को गले से लगा लिया। प्रियंका इस दौरान भावुक भी हो गई। प्रियंका एक नुक्कड़ सभा को आयोजित करने के बाद लौट रही थी, तभी इन बच्चियों को सामने देखकर गले लगा लिया। कांग्रेस ने भी रॉबर्ट वाड्रा का बचाव किया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पूछा कि क्या वाड्रा का ये गुनाह है कि वो प्रियंका गांधी के पति हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी ने कौन से कानून का उल्लंघन किया है तो हमें बता दें। केवल उनकी शादी अगर प्रियंका गांधी से हुई है इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया जाए? हमें ये तो बताएं कि आखिर उन्होंने कौन से कानून का उल्लंघन किया है।
उधर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा पर कोई आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि वाड्रा के बारे में तो अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। बीजेपी ने नहीं आरोप लगाया है, आरोप द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है। उसको पढ़ें, उसको देखें। उससे सचमुच द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो कुछ भी लिखा है उससे हम लोग भी शर्मसार हैं। प्रियंका ने अपनी मां सोनिया गांधी पर निशाना साधने वालों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस देश में पैदा नहीं होने के बावजूद भारत ने सोनिया गांधी को स्वीकार किया, लेकिन कुछ लोग अनाप शनाप बोलते हैं। इस देश ने मेरी मां को अपनाया, वो यहाँ पैदा नहीं हुई थी, आपने उनको अपनाया, अपना बनाया, ये इस देश की पहचान है। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं कि आखिर इस चुनाव में कैसी राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि कठोर भाषण दिए जाते हैं, लेकिन जनता के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जाता। कैसी राजनीति चल रही है, कैसा चुनाव है ये, कठोर भाषा, देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे, इन बातों के बजाय इन फिजूल की बातों में आपको गुमराह किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि विकास के मुद्दे पर रखकर चुनावी भाषणों में जहर घोला जा रहा है और लोगों के दरमियान दीवार खड़ी की जा रही है। हमेशा जनता एक होकर एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ी है, आज इसमें जहर घोला जा रहा है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। वडोदरा में मोदी को चुनौती देने वाले मधुसूदन मिस्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मिस्त्री पर मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप है। अपने ऊपर हुई कार्रवाई से नाराज मिस्त्री ने आज से धरने पर बैठने की धमकी दी है। दरअसल वडोदरा में गुजराती में छपा पैम्पलेट बांटा जा रहा है। कांग्रेस की ओर से बांटे जा रहे इस पैम्पलेट में मोदी पर भ्रष्टाचार और महिला की जासूसी का आरोप लगाया गया है। इसी पर बीजेपी ने ऐतराज के चलते मधुसूदन मिस्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित करेंगे। मोदी गुजरात के सुरेंद्रनगर, गांधीनगर, बनासकांठा, साबरकांठा और जामनगर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आज का यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे। दिग्विजय सिंह कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल के समर्थन में रोड शो करेंगे। बाद में लखनऊ में कांग्रेस प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी के लिए वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज प्रदेश में एसपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव यूपी के मिश्रिख, धौरारा और सीतापुर संसदीय क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी किया है। आयोग ने नोटिस उनके इस बयान पर जारी किया है जिसमें उन्होंने मोदी विरोधियों को देश से निकालने की बात कही थी। गिरिराज सिंह को 24 अप्रैल तक जवाब देना है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने गिरिराज सिंह के चुनावी रैलियों और भाषणों पर पाबंदी भी लगा दी है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह बिहार और झारखंड में न तो कोई चुनावी जनसभा को संबोधित कर पाएंगे और न ही कोई भाषण दे पाएंगे। उधर गिरिराज के खिलाफ झारखंड में दूसरी एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। गिरिराज ने झारखंड के देवघर और बोकारो में ही विवादित बयान दिया था। पहले देवघर में और फिर बोकारो में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। विवादित बयान देने वाले बीजेपी नेता गिरिराज सिंह पर मुकदमे थमने के नाम नहीं ले रहे। बिहार के हाजीपुर में एक शख्स ने गिरिराज के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराया है और उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का भी आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान पर पहली बार नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ऐसे बयानों को मैं खारिज करता हूं और ऐसे बयान देकर विकास और सुशासन के मुद्दे को भटकाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उधर विवादित बयान देने वाले बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने मोदी के ट्वीट पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने झारखंड की रैली में मोदी विरोधियों को पाकिस्तान परस्त करार दिया था। ऐसे बयानों से बचना चाहिए, खासकर आप उनके बहुत ही करीब हैं। सारी चीज सार्वजनिक है, उस पर कोई बात कहने की जरूरत नहीं। सारी चीज सार्वजनिक है, मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। मोदी के ट्वीट को कांग्रेस ने घड़ियाली आंसू करार दिया है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मोदी ने आखिर गैर जिम्मेदाराना बयान देने वालों को पार्टी से क्यों नहीं निकलवाया। इनको निष्कासित किया है क्या? गिरिराज का टिकट हटाया गया है क्या? उसने खुद ने अपने शब्द वापस लिए हैं? तो ये नूरा कुश्ती, ये घड़ियाली आंसू नहीं चलेंगे। मोदी भले ही गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचने को कह रहे हों, लेकिन मुंबई में उनकी मौजूदगी में शिवसेना नेता रामदास कदम ने एक समुदाय विशेष को लेकर विवादित बयान दिया। कदम ने कहा कि मोदी सरकार आने पर सबको देख लिया जाएगा।
मोदी के सामने ही शिवसेना नेता रामदास कदम ने कहा कि एक समुदाय के लोग पुलिस के साथ झड़प करते हैं और पुलिस की गाड़ियां जलाते हैं। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी तो ऐसे लोगों का मोदी बंदोबस्त कर देंगे। गुजरात में एक समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के चलते विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भावनगर पुलिस ने उनके भाषण की जांच भी शुरू कर दी है। इधर तोगड़िया के बयान को लेकर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है और भावनगर के कलेक्टर से उनके बयान के टेप मांगे हैं। कांग्रेस ने भी तोगड़िया की शिकायत चुनाव आयोग से की है और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। उधर प्रवीण तोगड़िया ने अपने बयान पर सफाई दी है। तोगड़िया ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। साथ ही तोगड़िया ने यह भी कहा कि उन्होंने लोगों को सिर्फ कानून की मदद लेने की सलाह दी थी। नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देने के चलते केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कानपुर में बेनी ने मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद उन पर मामला दर्ज करवाया गया। बीजेपी ने चुनाव आयोग में भी बेनी प्रसाद वर्मा की शिकायत की है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा है कि बेनी ने मोदी के खिलाफ झूठी और आपत्तिजनक बातें कही हैं। बीजेपी अब तक 4 बार बेनी की चुनाव आयोग में शिकायत कर चुकी है। बीजेपी ने चुनाव आयोग में केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की शिकायत की है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सिब्बल ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाए हैं, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से अपील किया कि सेना प्रमुख की नियुक्ति में हो रही जल्दबाजी पर रोक लगाई जाए। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने गए थे। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। मुलायम सिंह यादव ने एक जनसभा के दौरान यूपी में जुलाई से शिक्षा मुफ्त करने की बात कही, जबकि चुनावों के दौरान इस तरह का ऐलान आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। जुलाई से संपूर्ण पढ़ाई मुफ्त कर दी जाएगी। चाहे एलएलबी करे, चाहे एमएससी करे, चाहे कहीं पढ़े, उत्तर प्रदेश का लड़का विभाग उत्तर प्रदेश में पढ़ेगा और की संपूर्ण पढ़ाई मुफ्त। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। आजमगढ़ के अलावा मुलायम मैनपुरी की पारंपरिक सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। मुलायम सिंह आजमगढ़ से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आजमगढ़ में नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे मुलायम सिंह यादव का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया। विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर मुलायम सिंह वापस जाओ के नारे लगाए। मुलायम सिंह के प्रतिद्वंदी रमाकांत यादव ने भी आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। रमाकांत यादव आजमगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यूपी की गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ ने नामांकन किया। योगी इस सीट से लगातार 4 बार जीत चुके हैं। लोकसभा के लिए गोरखपुर से उनकी ये 5वीं लड़ाई है। केंद्रीय मंत्री और कुशीनगर सीट से कांग्रेस कैंडिडेट आरपीएन सिंह ने भी नामांकन दाखिल किया। उनके साथ उनकी मां और पत्नी के अलावा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। जौनपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे भोजपुरी अभिनेता रवि किशन ने पर्चा भरा। नामांकन से पहले रवि किशन ने रोड शो कर अपनी ताकत का एहसास भी करवाया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जनता उन पर भरोसा जरूर करेगी। सांसद धनंजय सिंह ने जौनपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान निकाले गए जुलूस में उनके समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रवि किशन मैदान में हैं। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों की लिस्ट फाइनल हो गई है। वाराणसी में उनके नामांकन के दौरान चंदूलाल मिश्र, गिरिधर मालवीय के अलावा नाहिर आब्दी और नूर फातिमा प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहेंगे। नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को पर्चा दाखिल करेंगे, लेकिन वाराणसी में उनके सिपहसालार अमित शाह ने वाराणसी में डेरा डाल दिया है। अमित शाह ने यहां कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और चुनावी रणनीति के टिप्स दी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में देश में मोदी की लहर होने से इनकार किया। मोदी की लहर नहीं तो मुझे बिल्कुल लगती नहीं। मैं जो इसने विषय एड्रेस किया, मोदी की लहर है मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया में। शरद पवार ने सभी अटकलों को खारिज करते हुए साफ किया है कि उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ ही बना रहेगा। हम कांग्रेस के साथ है, चुनाव साथ ले ले। पिछले 15 साल से महाराष्ट्र में हम कांग्रेस के साथ है। नेशनल लेवल पर 10 साल हम कांग्रेस के साथ है और इस समय हम दोनों ने मिलकर चुनाव कॉन्टेस्ट किया। हम उनके साथ ही रहेंगे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की तारीफ की। पवार ने राज ठाकरे को संघर्षशील नेता बताया। मुझे कोई आदमी जीरो से, स्क्रैच से कोई संगठन खड़े करने के लिए कोशिश करता है और उसको रिस्पांस मिलता है
तो ये बात सच है कि भाई मेहनत करके कुछ उन्होंने कुछ खड़ा किया। तो छठे चरण के लिए मंगलवार को चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो गया। छठे चरण में 24 अप्रैल को 12 राज्यों के 117 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। इनमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटें, महाराष्ट्र की 19, यूपी की 12 और एमपी की 10 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा बिहार और छत्तीसगढ़ की 7-7 सीटों पर भी 24 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। असम बंगाल की 6-6, राजस्थान की 5 सीटें, झारखंड की 4, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर भी मतदान होगा। छठे चरण के चुनाव में कई दिग्गज मैदान में हैं। इनमें मैनपुरी में एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव प्रमुख हैं। उनकी बहू डिंपल यादव कन्नौज से लड़ रही हैं। साथ ही मथुरा में बीजेपी कैंडिडेट हेमा मालिनी और आरएलडी उम्मीदवार जयंत चौधरी की टक्कर। यूपी के फतेहपुर सीकरी से अमर सिंह पहली बार आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। छठे चरण में भी उनकी किस्मत दांव पर है। साथ ही बिहार की भागलपुर सीट से बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन मैदान में हैं। मुंबई की सभी 6 लोकसभा सीटों पर भी 24 अप्रैल को चुनाव होंगे। मुंबई में मुख्य रूप से प्रिया दत्त, गुरदास कामत, संजय निरुपम, मिलिंद देवड़ा जैसे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है। यूपी बीजेपी प्रभारी अमित शाह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला है। शाह ने राहुल के फैसले लेने की क्षमता पर सवाल उठाए और कहा कि देश पर संकट आएगा तो राहुल उसके समाधान के बजाय अपनी मम्मी से पूछेंगे कि मैं क्या करूं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी दावा करते हैं कि संसद में कोई अपराधी नहीं आने देंगे, लेकिन उनकी ही पार्टी में कई दागी और भ्रष्ट नेता हैं। मथुरा में बीएसपी के उम्मीदवार योगेश द्विवेदी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। योगेश द्विवेदी पर विंदा गांव में मतदाताओं को लुभाने के लिए वोट के बदले नोट देने का आरोप है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के खिलाफ आचार संहिता का आरोप शिवसेना ने लगाया है। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर रात में चव्हाण ने लाउड स्पीकर पर भाषण दिया था। मुंबई के गांवदेवी थाने में शिवसेना ने इस बाबत शिकायत की। समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के खिलाफ आचार संहिता का आरोप शिवसेना ने लगाया है। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर रात में चव्हाण ने लाउड स्पीकर पर भाषण दिया था। मुंबई के गांवदेवी थाने में शिवसेना ने इस बाबत शिकायत की। समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। आजम ने कहा, मेरे बयान को गलत अर्थ में लिया गया और इलेक्शन कमीशन बुरी तरह से मेरे पीछे पड़ा है। लुधियाना में चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विंटेज कार रैली निकाली। चुनाव आयोग की ओर से आयोजित इस रैली को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। इस दौरान आयोग ने लोगों से वोटिंग करने की अपील की। ऑनलाइन न्यूज पोर्टल कोबरा पोस्ट ने 1984 के दंगों से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए दावा किया कि 1984 के दंगों में दिल्ली पुलिस की उदासीनता एक सोची समझी साजिश का नतीजा थी, जिसकी वजह से प्रायोजित जनसंहार हुआ था। कोबरा पोस्ट के संपादक अनिरुद्ध बहल ने अपनी खोजी रिपोर्ट चैप्टर 84 का प्रदर्शन किया, जिसमें दंगों के वक्त दिल्ली पुलिस के आयुक्त एससी टंडन, अतिरिक्त आयुक्त गौतम कौल और उस वक्त के कई थाना प्रभारियों से खुफिया कैमरे के साथ रिकॉर्ड बातचीत दिखाई गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 अलग अलग हमलों में संदिग्ध आतंकियों ने सरपंच समेत 3 लोगों की हत्या कर दी। आतंकियों ने पूरे इलाके में चुनाव बहिष्कार की धमकी दी है। माना जा रहा है कि इस हमले में लोगों को डराने के लिए इसे अंजाम दिया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा में हुई हत्या की निंदा की है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि पुलवामा में हुई 3 लोगों की हत्या की वो निंदा करते हैं। डर नहीं बल्कि सहमति मतदान का बहिष्कार होना चाहिए। हिंसा कमजोरी की निशानी। सुप्रीम कोर्ट ने काले धन से जुड़े करीब 3 साल पुराने आदेश का अभी तक पालन नहीं होने पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने सरकार से पूछा कि उसे विदेशी बैंकों में काला धन रखने वाले भारतीयों के नाम याचिकाकर्ता को क्यों नहीं बताए। कोर्ट के मुताबिक सरकार का ये रवैया अदालत की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने मुद्गल कमेटी से पूछा है कि क्या वो आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी मामले में एन श्रीनिवासन और 12 अन्य के खिलाफ आगे जांच करने की इच्छुक है। कोर्ट ने जवाब देने के लिए कमेटी को 29 अप्रैल तक का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुद्गल कमेटी अगर उन 13 व्यक्तियों के खिलाफ जांच के लिए राजी हो जाती है जिनके नाम पर इस मामले पर शुरुआती जांच के बाद दिए गए सीलबंद लिफाफे में दर्ज है, तो उसे जांच एजेंसियों से सहायता मुहैया करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन और बीसीसीआई को मुद्गल कमेटी से श्रीनिवासन, धोनी और आईपीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदरमन की बातचीत का कुछ हिस्सा सुनने की भी अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुद्गल कमेटी का ऑडियो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को सौंपने के लिए कहा है, जो इसका इंतजाम करेंगे और बीसीसीआई और श्रीनिवासन के वकील कोर्ट में ही इस बातचीत को सुन सकें।
आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की ओर से सुझाए गए 3 सदस्यीय जांच पैनल को खारिज कर दिया है। बोर्ड ने स्पॉट फिक्सिंग की जांच के लिए पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर आरके राघवन और कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जयंत पटेल के नाम सुझाए थे। बीसीसीआई की ओर से स्पॉट फिक्सिंग की जांच के लिए सुझाए गए जांच पैनल पर आपत्ति जताते हुए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के प्रमुख आदित्य वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उन्होंने इस मामले की जांच एनआईए या फिर सीबीआई से कराने की मांग की। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख से सीबीआई ने पूछताछ की तैयारी कर ली है। पूछताछ के लिए तारीख भी तय कर ली गई है और उनसे सीबीआई 25 अप्रैल को पूछताछ करेगी। पीसी पारेख के कार्यकाल में हिंडाल्को को कोल ब्लॉक्स का आवंटन किया गया था। इस पर सवाल उठे थे और बाद में सीबीआई ने पारेख पर एफआईआर भी दर्ज की थी। हाल ही में पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख ने एक किताब भी लिखी है जिसमें कोयला घोटाले का मामला भी उठाया गया है। ठाणे से सटे भिवंडी में कपड़ों की 5 फैक्ट्री में आग लग गई। दरअसल एक चिंगारी भड़की और देखते ही देखते आसपास की 5 कारखानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग को बुझाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुजरात के वापी में एक सरकारी गोदाम में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इस पर काबू पाने में दमकल की 5 गाड़ियों को बुलाना पड़ा। घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से लाखों के नुकसान की आशंका है। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में मंगलवार की रात एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। जब कुछ मनचलों ने छात्रा के साथ छेड़खानी की कोशिश की, छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने छात्रा और उसके भाई की पिटाई कर दी। छेड़खानी की इस घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रा के परिजनों का आरोप है कि थाने में पुलिस ने उनकी शिकायत लिखने के बजाय उनसे बदसलूकी की। वारदात के घंटों बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली के झंडेवाला मेट्रो स्टेशन के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। कार में 2 लोग सवार थे जो कि कनॉट प्लेस के करोल बाग जा रहे थे। इसी बीच कार से धुआं उठते देख दोनों तुरंत बाहर निकल गए। गाजियाबाद में गरीबी और तंगहाली से परेशान एक शख्स ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। इसने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के नाम एक चिट्ठी भी छोड़ी है जिसमें मोदी से अपनी बेटी की देखभाल की विनती की गई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। गुड़गांव पुलिस ने एक मॉल में चल रहे बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापा मारकर 5 लड़कियों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। यह रैकेट एक मसाज पार्लर की आड़ में चल रहा था। बिहार के नालंदा में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 9 लोग जख्मी हो गए। बद्रीनाथ धाम यात्रा 5 मई से शुरू हो रही है, लेकिन इस बार यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को भारी मुसीबतें उठानी पड़ सकती हैं। आईपीएल 7 में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोनों ही टीमों ने अब तक 2-2 मुकाबले खेले हैं। आईपीएल 7 के कल के खेले गए मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने जीत का सिलसिला जारी रखते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 72 रनों से हरा दिया। एक बार फिर से पंजाब की जीत के हीरो रहे कंगारू बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल ने 43 गेंदों पर 95 रनों की आतिशी पारी खेली। पंजाब की जीत के दूसरे हीरो रहे तेज गेंदबाज बालाजी। बालाजी ने हैदराबाद के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। आईपीएल 7 में बालाजी अब तक 6 विकेट ले चुके हैं। हॉकी इंडिया ने पूर्व सीनियर कोच हरेंद्र सिंह को भारतीय जूनियर पुरुष टीम का कोच बनाया है। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल हत्फ-3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पाकिस्तानी सेना ने बयान जारी कर कहा कि 290 किलोमीटर क्षमता वाली हत्फ-3 मिसाइल सतह से सतह पर मार कर सकती है। 8 मार्च को रहस्यमय तरीके से लापता हुए विमान MH370 की जांच में एक नया मोड़ आ गया है। विमान के किसी अनजान स्थान पर उतरने की संभावना जताई जा रही है। पाकिस्तान में लोग बीजेपी की वेबसाइट नहीं देख सकते। बीजेपी ने अपने इंटरनेट पेज को ब्लॉक कर दिया है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन मलेशिया के एक अस्पताल में भर्ती है। सूत्र बताते हैं कि किडनी की समस्या के चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने शादी रचा ली है। उन्होंने अपने प्रेमी और फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा के साथ 7 फेरे लिए। रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की शादी बेहद गुपचुप तरीके से की गई। इटली में हुए इस शादी समारोह में रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा के परिवार के चंद लोग ही थे। अपनी आने वाली फिल्म हॉलीडे के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा रियलिटी शो डांस इंडिया डांस के सेट पर पहुंचे। और हिमेश रेशमिया और यो-यो हनी सिंह की अपकमिंग फिल्म द एक्सपोज का नया गाना रिलीज हुआ है। होठों पे न आया कभी समझ न पाया कोई राज वो धड़कता है दिल में हर रोज।